आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कुछ मसाइल की वजह से अपनी आवाज़ नहीं दे सकती, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या फिर पसंद ना आए तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। शुक्रिया। नावल मुहब्बत बद्दुआ, मुसन्निफ़ा महर नूर। मुकम्मल नावल। ये शाह हवेली का मंजर था जहां आज 18 साला माहिर शाह का निकाह 10 साला मैमुना शाह से हो रहा था। सारी हवेली के लोग यहीं मौजूद थे। दरमियान में फूलों का पर्दा बनाया गया था। पर्दे के एक पार माहिर बैठा था और दूसरे पार मैमुना बैठी थी। वो शायद पहली दुल्हन थी जो अपने ही निकाह से बहुत खुश थी। जब मौलवी ने इससे ईजाब व कबूल के बारे में पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए हमें सर हिलाया और इसके लबों से निकलने वाले अल्फाज कबूल है में इतनी खुशी थी कि सबने हैरत से इस छोटी सी लड़की को देखा। इसकी बानसबत माहिर शाह का चेहरा गुस्से और तज़लील के एहसास से सुर्ख हो चुका था। ऐसा लगता था जैसे उसे यहां ज़बरदस्ती बिठाया गया है। संजीदा और सपाट लहजे के साथ ईजाब व कबूल के मराहिल तय करते हुए इसने इस लड़की को अपने निकाह में ले लिया जो रिश्ते में इसके चाचा की बेटी थी। मैमुना की तो खुशी को कोई इंतहा नहीं थी। वो तो बचपन से ही माहिर की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। कब मोहब्बत इश्क में बदला इसे तो खुद पता ना चला। बस वो उस शख्स की बीवी बनना चाहती थी और आज उसे लग रहा था कि वो सब कुछ हासिल कर चुकी है। वो महज 10 साल की थी लेकिन इसका दिमाग और जहानत इस कदर थी कि वो हर चीज़ को समझ सकती थी। निकाह के बाद माहिर शाह हमेशा के लिए इस हवेली से चला गया। वो इस हवेली में रहना ही नहीं चाहता था। ना जाने क्यों उसे ये सब कुछ जहर से भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। खैर वक्त गुजरता गया, सालों गुजरे। वो अपनी पढ़ाई पाकिस्तान के सबसे आला इदारे से मुकम्मल किए कराची के एक बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर का मालिक बन चुका था। माहिर ज़ीशान शाह के हर तरफ चर्चा थे। वो अपना घर कराची में ही ले चुका था। वो बहुत कम शाह हवेली में आता था। शाह हवेली हैदराबाद के पास ही मौजूद थी। अगर आता भी तो सिर्फ कुछ पल के लिए रुकता था। इसका तो यहाँ पर दम ही बहुत घटता था। रात भी बहुत कम रहता था और फिर वापस चला जाता। गुजरे अरसे में मैमुना शाह की मोहब्बत भी बहुत आगे तक जा चुकी थी। सिर्फ माहिर की एक झलक देखने के लिए वो दीवानों की तरह इसके आने का इंतज़ार करती थी। वो बहुत शौख और चंचल लड़की थी। उसे रंगों से इश्क था। हर वक्त वो रंग बिरंगे लिबास में मलबूस नज़र आती और मेकअप करना तो जैसे इसकी शान था। इसके होंठों पर भी हर वक्त लिपस्टिक मौजूद होती, कभी महरून और कभी गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाकर रखती थी और सारी हवेली वालों की तो वो जान थी। 20 साला मैमुना इब्राहिम शाह खूबसूरती की मिसाल थी। तो ये थी शाह हवेली जिसमें बिस्ता था हाकिम शाह का ख़ानदान। हाकिम शाह के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा ज़ीशान शाह और छोटा बेटा इब्राहिम शाह। ज़ीशान शाह के 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा माहिर शाह, छोटा बेटा तलहा शाह और इससे छोटी बेटी थी माया शाह। उसी तरह इब्राहिम शाह के भी 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अरमान शाह और छोटी बेटी मैमुना शाह। हाकिम साहब को सब दाजी कहते थे और इनकी बीवी को दी जान। ज़ीशान साहब और इब्राहिम साहब की एक बहन भी थी, उज़्मा शाह। उनकी इकलौती बेटी पलोशा 25 साला खूबसूरत दोशीज़ा थी। खूबसूरती के साथ इसके अंदर गुरूर भी कोट कर भरा हुआ था। काफ़ी दिनों से दाजी उसे कॉल पर कॉल किए हवेली बुला रहे थे और आज वो हवेली आया था। लेकिन इसका बस नहीं चलता था कि इस हवेली से हमेशा के लिए दूर भाग जाए, लेकिन किया करता यहाँ उसके अपने रहते थे, इसलिए उसे यहाँ आना ही पड़ता था। गाड़ी हवेली की पोर्च में पार्क किए वो गाड़ी से बाहर निकला और लाउंज में दाखिल हुआ तो वहीं उसे अपनी मुँह नादिया बेगम बैठी नजर आई। उनके पास गया। उनके माथे पर लब रखे अपने खुबरू और जवान 28 साला बेटे को देखकर तो मुँह जैसे जी ही उठी। अस्सलामु अलैकुम अम्मू। उसने मुँह का हाथ चूमते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे, जीते रहो, कैसे हो, क्या हाल है। माँ ने भी इसका सर झुकाकर इसके माथे पर लब रखे। बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा, आप सुनाएं कैसी हैं। माँ के सामने बात करते हुए तो उसके लहजे में खुद ब खुद नरमी समा जाती थी। मैं भी ठीक हूँ मेरी जान, तुम फरशा हो जाओ फिर।
बताओ क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। वो कभी कभी तो हवेली आता था और उसकी मुँह फिर इसके सामने फरमाइशों की लिस्ट लगा देती थी कि जो दिल चाहे वो बताओ, मैं बनाऊंगी। ज्यादा कुछ नहीं अम्मा, बस जो भी आपका दिल चाहे बना लूँ, मैं कमरे में जा रहा हूँ। संजीदगी से मुँह को बात बताता हुआ वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और बस दुआ कर रहा था कि मैमूना उसे कहीं भी नजर ना आए। तीसरे फ्लोर पर पहुंचकर वो अपने कमरे में दाखिल हुआ। सिर्फ इस मैमूना की वजह से वो इस हवेली और उन लोगों से भागता आया था। फरेश होने के बाद वो कमरे से निकला और नीचे जा रहा था। रुक जाओ माया, यार खराब मत करना, इतनी महंगी लिपस्टिक लाई हूँ, प्लीज रुक जाओ। वो माया के पीछे पीछे भाग रही थी जब सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए वो एक चौड़े वजूद से जा टकराई। अंधे हो, नजर नहीं। बाकी के अल्फाज सामने मौजूद माहिर को देखकर इसके मुंह में ही रह गए। इसे अपनी मौत सामने नजर आई थी। दिल की धड़कन बेसाख्ता बढ़ी थी। इसको रूबरू देखकर रूम रूम महका था, लेकिन अपनी हरकत की वजह से सारी खुशी मलैमित हो गई थी। इसने नजरें उठाकर मुकाबिल को देखा जो सफ़ेद रंग के शलवार कमीज पहने कंधों के गर्द चादर ओढ़े अपने सामने मौजूद हस्ती को ही देख रहा था। मुकाबिल को गुस्से में देखकर उसने वहां से फरार होने का रास्ता सोचा, लेकिन आज उसे अपनी शामत आती पकी महसूस हो रही थी। किन अखियों से आसपास देखती वो जाए पनाह तलाश कर रही थी, जब इसकी भारी गंभीर आवाज़ समाज से टकराई थी। कभी तो सीरियस हो जाया करो, हर वक्त की ये शरारतें, ये मस्तियाँ इंसान को लाइफ में कभी सीरियस नहीं होने देती। इंसान की संजीदगी इसे खूबसूरत बनाती है, लेकिन शायद तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा। मैमूना तो बस एकटक उसे देख रही थी। उसने क्या बात कही वो कहाँ सुन रही थी, बना इस की वाली बात सुने बस उसे देखते हुए वो सर इस बात में हिला गई। अपनी बात कहकर उसे हाथ से एक साइड होने का इशारा करता वो वापस सीढ़ियां चढ़ता चला गया। उसके ऊपर गायब होने तक वो उसे देखती रह गई। उसके बाद इसे बेसाख्ता अपनी हरकत पर हंसी आई थी। फिर माया की हरकत याद आई तो गुस्से से माया के कमरे की तरफ भागी। अभी तो उसे सज़ा भी देनी थी। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने गुस्से से शाल कंधों से उतारे, बेड पर फेंकी और गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरने लगा। वो जितना इस लड़की से दूर भागने की कोशिश करता था वो लड़की इतना ही इसके करीब आती थी। और आज भी ऐसा हवा हवेली में दाखिल होते ही सबसे पहले इसकी शक्ल देखने को मिली थी। दाजी, आपके इस फैसले की वजह से मैं उलझ कर रह गया हूँ। काश 10 साल पहले आपने मेरी किस्मत इस लड़की के साथ ना जोड़ी होती। सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। वो कुछ हफ्ते पहले ही मीटिंग के लिए अमेरिका गया हुआ था और वो सीधा हैदराबाद ही आया था, लेकिन वो घर आने की बजाय अपने फ्लैट में चला गया। ना जाने कैसे दाजी को भनक पड़ गई और फौरा उसे फ़ोन किए बुला लिया। वो उसे मजबूर ही इस तरह कर देते थे कि माहिर को आना ही पड़ता था। वो सीधा माया के कमरे में आई थी, लेकिन माया तो कहीं ना मिली। इसकी सबसे फेवरेट और महंगी लिपस्टिक माया ने अपने कब्जे में ले रखी थी। उसने फौरा माया का मोबाइल जो बेड पर ही पड़ा था उसे उठाया और इसके कमरे से बाहर निकल गई। फिक्र मत करो माया, जब तक मेरी लिपस्टिक नहीं दोगी तुम्हें भी तुम्हारा मोबाइल वापस नहीं मिलेगा, मुस्कुराहट के साथ कहते हुए वो अपने कमरे मैं वापस आ गई और बेड पर लेटी नज़र छत पर मरकूज किए वो माहिर को सोच रही थी। तो पूरे 1 महीने बाद आप आ ही गए। हाय, मेरी तो आंखें ही दीद के लिए प्यासी हो गई थीं। वो मुस्कुराते हुए एकटक छत को देखते हुए माहिर को ख्यालों में सोच रही थी, जब अचानक उसके मुंह पर पानी आकर गिरा। वो हड़बड़ा कर उठकर बैठी तो सामने ही माया खड़ी थी। इसके एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ में जुग था और वो खिलखिलाकर हंस रही थी। तुम्हें क्या लगा था मेरा मोबाइल लेकर भाग जाओगी और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? उसने अपने दंत निकाले। माया की बची, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैमूना बेड से उठी, लेकिन उससे पहले ही वो
मोबाइल लिए भाग चुकी थी। उसे समझ ना आई माया ने अपना मोबाइल ढूंढा कैसे। उसने तो मोबाइल को अपनी कबर्ड में रखा था, मगर कैसे भूल गई। माया भी तो उसी की बेस्ट फ्रेंड थी। एक बार आने दो भाई को देखना, तुम्हारी कैसे क्लास लगवाती हूँ। इसने जाते जाते माया को धमकी से नवाजा। माहा वापस पलटी, कमरे के दरवाजे के पास आई, फिर हाथ से ऐसे इशारा किया जैसे कह रही हूँ जो मर्जी करो, मैं नहीं डरती। फिर उसे मुंह चढ़ाती बाहर भाग गई। माया की बची, तुम्ही तो मैं छोड़ूंगी नहीं, वो गुस्से से चीखी थी। फिर दोबारा बेड पर गिरी और एक बार फिर इस सितमगिर के ख्यालों में खो गई। दोपहर के लंच पर आज सब ही मौजूद थे, सिवाय मैमूना और अरमान शाह के। वो पिछले कुछ दिनों से इस्लामाबाद किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में गया हुआ था, और वैसे भी जब जब माहिर हवेली होता वो तब तब हवेली में बहुत कम आता था, और ये सिलसिला पिछले 10 साल से चल रहा था। ना ही माहिर अरमान की शक्ल देखना चाहता था और ना ही अरमान को माहिर की शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी थी। तो आ ही गए बरफरदार। दाजी ने लाउंज में दाखिल होते मुस्कुराहट के संग कहा, और माहिर भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मेरा बेटा, मेरा शेर, दाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर उसे अपने सीने से लगाए मोहब्बत का इजहार किए इसके पीठ थपथपाई। ये भी मोहब्बत के इजहार का एक तरीका था। और बताएं दाजी, सब ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है, और दी जान आपका ख्याल तो रखती हैं। माहिर ने मुस्कुराहट दबाए दाजी से पूछा। दाजी ने इसके हाथ का सहारा लिया और फिर चलते हुए टेबल तक आए और कुर्सी खींचकर बैठे। तुम्हारी दादी को बहू से फुर्सत मिले तो हमें देखें। इन्होंने मुस्कुराहट रोकते हुए अपनी बीवी को मुखातिब किया, जो इन्हें एक घोड़ी से नवाजकर दोबारा अपनी बहू के साथ बातों में मसरूफ हो चुकी थीं। और बताओ, कब तक रुकोगे? इन्होंने अब संजीदगी से माहिर से पूछा। बस शाम को निकल जाऊंगा। इसकी बात सुनकर दाजी के चेहरे पर खफगी के तासुरात उभरे। कम से कम एक रात तो रुक ही सकते हो। दाजी ने अब नाराजगी का इजहार किया। मैं ज़रूर रुकता दाजी, लेकिन सुबह मेरी फर्स्ट टाइम ही मीटिंग है और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। दाजी ने उसे एक घोड़ी से नवाजा। देख लो, तुम्हारी मर्जी है, अब तो तुम अपनी मर्जी करने लगे हो, हमारी कहाँ सुनते हो। दाजी के लहजे में उदासी घुल गई थी। मैं ज़रूर रुकता दाजी, लेकिन मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इन्हें वजाहत दे रहा था। भाई, एक ही शर्त पर जाने दूंगा, अगर तुम वादा करो कि अगले हफ्ते हमारे साथ वीकेंड गुजारोगे। दाजी ने भी अपना हाथ फैलाया और वो मरता किया ना करता उनके हाथ पर हाथ रख दिया। अच्छा ठीक है। इतने में वो लाउंज में दाखिल हुई। अस्सलामु अलैकुम। उसकी आवाज़ से सबने उसकी तरफ देखा। अरे आओ मेरी लाडो। दाजी ने इसे इशारा किया, वो उनके पास आई। दाजी ने इस सर पर हाथ रखा। ये तुम सुबह से कहाँ गायब हो? दी जान ने पूछा। कुछ नहीं दी जान, बस कमरे में एक बिल्ली घुस गई थी और उसने पानी का जुग अलग दिया था बस। वही सफाई करवा रही थी। इसने तैखी नज़र से माया को देखा और माया लफ्ज़ बिल्ली पर पीछवाओ ताप खा कर रह गई। अच्छा बेटा, ध्यान रखना कहीं बिल्ली कोई नुकसान ना कर दे, दाजी ने परेशान होते कहा। अरे नहीं नहीं दाजी, आप परेशान ना हों, इस बिल्ली को तो मैं खुद देख लूंगी। इसने किन अखियों से माया को देखा और माया तो उसे कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। वो कुर्सी खींचकर बैठ गई। मैमूना की मुंह ने इसके सामने खाना रखा। अच्छा सब कुछ छोड़ो और ये खाना खाओ। इसके बाद वो उठी और माहिर के पास आई। ये देखो बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद की मैकरूनी और कबाब बनाए हैं। इन्होंने वो चीज़ें माहिर की प्लेट में रखनी चाहे, मगर माहिर के तासुरात सपाट हुए। इसकी ज़रूरत नहीं, आप बाकियों को सर्व करें, मुझे चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूँगा। इसके लहजे में बहुत ज़ब्त था और रदा बेगम वापस पलट गई। वो जानती थी कि माहिर उनसे उसी तरह बात करता है। गुज़रे सालों में माहिर उनसे काफ़ी दूर हो गया था और इसकी वजह क्या थी ये बात माहिर ही जानता था। वो जो खाना खा रही थी, इसके पाँव पर माया ने पाँव मारा और इसकी चीख निकली। किया हवा बेटा।
दाजी ने परेशान होते पूछा। कुछ नहीं दाजी, बस एक लेडी कॉकरोच काट गई। इसने गुस्से से माया को घोरा, जिसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। अरे ध्यान रखना कहीं वो लेडी कॉकरोच तुम्हें नोच ही ना डाले, माया ने तनज़ किया। और बस इससे ज़्यादा माहिर ज़ीशान शाह की बर्दाश्त नहीं थी। वो एक झटके से उठा। अम्मी, काफ़ी का कप मेरे कमरे में पहुंचा दीजिएगा। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। एक तो मैमुना की मौजूदगी ही उसे नागवार गुजर रही थी, ऊपर से इसकी उटपटांग हरकतें इसे जिच कर रही थीं। वो मज़ीद यहाँ बैठकर अपना ज़ब्त नहीं आजमा सकता था, इसलिए खामोशी से किसी की बात सुने बना ही उठा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मैमुना की नज़रों ने इसका तब तक पीछा किया जब तक वो अपने कमरे में गायब नहीं हो गया, और वो जानता था वो उसे ही देख रही है, मगर नागवारी की असफ़ी हद थी कि उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। रेलिंग पर दोनों हाथ जमाए वो मैमुना को ही सोच रहा था, जैसे जैसे इसकी हरकतें ज़हन में घूम रही थीं, दिमाग की रग तन रही थीं। जिस लड़की को एक सेकंड के लिए भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना इसके लिए नामुमकिन था। मैमुना शाह, नफ़रत है मुझे तुमसे, इतनी नफ़रत कि इसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तुम्हारा ये हंसना, ये खेलना, ये सजना संवरना, इन सब से मुझे नफ़रत है। इतना अजीब है, क्यों हो तुम ऐसी? अगर तुम में एक भी खूबी होती तो मैं तुम्हें अपना लेता, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह रदा बेगम की बेटी होना है। इस जुर्म के कसूरवार सिर्फ तुम हो। तुम्हारे हिस्से में दो दो जुर्म आते हैं, और इन सब की सज़ा और नफ़रत तो तुम्हें ही मिलेगी, और मेरी ज़िंदगी में ऐसी लड़की की कोई जगह नहीं। वो रेलिंग पे हाथ जमाए सिगरेट के गहरे कश ले रहा था जब उसे लॉन में नीचे मैमुना भागती हुई नजर आई। वो जितना इस लड़की से दूर जाने की कोशिश करता था, इतनी ही वो आंखों के सामने आ जाती थी। इसके चेहरे के आज़ा तन गए। वो गुस्से से पलटा और कमरे में दाखिल हुए बालकनी का दरवाज़ा ही बंद कर दिया। और नीचे मैमुना जो लॉन में खड़ी थी, उसने बहुत उम्मीद से ऊपर देखा, लेकिन खाली बालकनी देखकर इसका दिल खाली हो गया। आंखों की जोत बुझ गई। वो वापस पलट गई। नादिया बेगम कमरे में दाखिल हुई तो वो कमरे में कहीं नहीं था। वो अपने कपड़े उठाए वाशरूम में जाकर बंद हो चुका था। उस वक्त सिर्फ शावर ही इसके दिमाग को पुरसुकून कर सकता था। वो काफ़ी का मग लेकर आई थी। इसकी गैर मौजूदगी महसूस किए वो परेशान हुई, लेकिन जब वाशरूम से शावर की आवाज़ आई तो उनके आसाब पुरसुकून हुए। वो जानती थी उसे गांव का माहौल पसंद नहीं, वो यहाँ आकर उगता जाता है। शावर लिया, बाहर निकला तो कमरे में अपनी मुंह को देखकर मुस्कुराया। तौलिया से गीले बाल खुश्क करता वो बेड तक आया। आपको पता है ना मैं काफ़ी कितनी जल्दी पीता हूँ, फिर आप इतनी लेट क्यों लेकर आए? वो शिकायत कर रहा था। नादिया बेगम मुस्कुरा उठी। कुछ नहीं, मैं तो काफ़ी बना रही थी। अचानक ही मैमुना आ गई तो उसने ऐसे बातों में लगाया कि मैं भूल गई। उनकी बात सुनते हुए माहिर ने काफ़ी का कप मुंह से लगाया। जायकेदार काफ़ी हलक के अंदर उतरी तो सुकून महसूस हुआ। फिर किया मैंने सज़ा के तौर पर इससे ही काफ़ी बनवाई। वो जो उनकी बात सुन रहा था, इस बात पर जायकेदार काफ़ी अचानक ही कड़वी लगी। इसका दिल चाहा ये जो मुंह में काफ़ी गई है उसे भी बाहर निकाल दे, लेकिन मुंह के सामने ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता था, इसलिए काफ़ी का कप वापस टेबल पर रख दिया। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ, मुझे ज़्यादा देर हो जाएगी। वो फ़ौरा यहाँ से निकलने के लिए और भागने के लिए तैयार था। बना अपनी मुंह की बात सुने उनके माथे पर बोसा दे अपना सामान उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। और नादिया बेगम बस नफ़ी में सर हिला कर रह गईं। वो मीटिंग रूम से बाहर निकल रहा था जब इसने लिफ्ट के दरवाजे खुलते हुए देखे। वो लिफ्ट में दाखिल हुआ तो इसके साथ ही एक लड़की भी दाखिल हुई। बेसाख्ता माहिर की नज़र उसके चेहरे पर गई। साफ
सुथरा मेकअप से पाक चेहरा, इसकी आंखों के सामने एक पल के लिए मैमूना का मेकअप से हटा चेहरा आया। उसने बहुत मोहब्बत से इस लड़की का चेहरा देखा, वो जो कोई भी थी, एक पल में ही माहिर को इसका चेहरा बहुत अच्छा लगा। इसने ज़रा सा भी मेकअप नहीं लगा रखा था, बल्कि इसकी कुदरती खूबसूरती ही बहुत कमाल थी। और माहिर को हमेशा से ऐसे ही लड़कियां अच्छी लगती थीं जो मसनूई मेकअप चेहरे पर ना थोपती हो। हिजाब की हाले में इसका चेहरा काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत मुश्किल से माहिर ने अपना चेहरा मोड़ा और अपने दिल की हालत पर काबू पाता वो लिफ्ट से बाहर निकल गया। वो अपने कैबिन में आया तो इसकी पीए ने इत्तला दी, आज HR डिपार्टमेंट का हेड छुट्टी पर है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे इंटरव्यू लेने पड़े। इंटरव्यूज़ में से एक लड़की वही थी जो उसने लिफ्ट में देखी थी। सर, मेरा नाम सारा है। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है सर, पर किसी बड़े का हाथ नहीं और मुझे इस जॉब की काफ़ी ज़रूरत है, आप चाहें तो मेरी CV देख सकते हैं। वो इसके सामने बैठी उसे मुकम्मल तफसील बता रही थी और माहिर को ना चाहते हुए भी इस पर तरस और हमदर्दी का तासुर आया। फिर इसने इस लड़की को जॉब दे दी। वक्त की धार अगले हफ्ते तक पहुंची और वादे के मुताबिक आज वो दाजी के साथ वीकेंड स्पेंड करने के लिए हवेली आया हुआ था। रात काफ़ी गहरी हो गई थी। वो जो बेड पर लेटी सो रही थी, अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई दाखिल हवा है। शोर की आवाज़ से वो उठकर बैठी। इसने हैरानी से सारे कमरे में नज़रें घुमाईं तो कमरे में ही दो लोग मुकम्मल तौर पर काले लिबास में खड़े थे और दोनों ने ही काला मासिक पहन रखा था। आह माहिर! इसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली और चीख के साथ सबसे पहले उसने माहिर को पुकारा, लेकिन उनमें से एक ने आगे बढ़ते मैमूना के मुंह पर हाथ रखा कि उसकी सारी चीखों का गला घुट गया। दूसरे ने इसके गले पर चाकू रखा और मैमूना को क़यामत नज़दीक आती महसूस हुई। वो खौफ से थर थर कांप रही थी। कुछ पलों बाद उस शख्स ने अपना हाथ मैमूना के चेहरे से हटाया। वो एक ही झटके में उसे धक्का देती कमरे से बाहर भागी थी। साथ साथ इसकी चीखें मुसलसल जारी थीं। चीख व पुकार की आवाज़ पर सब अपने कमरों से बाहर निकले थे और माहिर भी शोर सुनकर नीचे आया। वो भाग रही थी, सीधा माहिर से जा टकराई। वो बहुत ही बदहूस थी, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। माहिर ने हैरत से उसे देखा। जैसे ही इसकी नज़र माहिर पर पड़ी, उसे कुछ हौसला हुआ। इसने फ़ौरा माहिर की कमीज़ सीने के मकाम से मुट्ठी में दबोच ली। माहिर, वो मेरे कमरे में कोई है। खौफज़दा लहजे के साथ बताती उसे वो अब तक कांप रही थी और एक पल के लिए माहिर ये भी भूल गया कि वो इससे इतनी नफरत करता है। उसने बेसाख्ता कमरे की तरफ देखा जहां से दो वजूद बाहर निकल रहे थे। इन दोनों को देख कर एक बार फिर मैमूना डर गई और फ़ौरा माहिर के पीछे जाकर खड़ी हुई। बाकी सारी हवेली वाले भी शोर सुनकर इकट्ठे हो चुके थे। कौन हो तुम लोग और हवेली में कैसे दाखिल हुए? माहिर ज़ीशान शाह चीखा। इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर नफ़ीमी सर हिलाया और दोनों ने एक साथ मासिक अपने चेहरे से हटाया और सबकी ऊँखी फटी की फटी रह गईं। वो तलहा और अरमान थे और मैमूना ने बेयकीनी से उन दोनों को देखा। कसम से मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी ज़्यादा डरपोक होगी। तलहा ने मुस्कुराते हुए इस पर तंज किया। फिर अरमान और तलहा हाथ पर हाथ मारते कका लगाकर हंसे और मैमूना गुस्से से आगे बढ़ी और एक मुक्का उसने अरमान के कंधे पर दे मारा। ऐसे भाई होते हैं, किस तरह डराया मुझे, मेरी जान निकाल दी थी। वो खफगी से रुख फेर कर सुन कर रही थी। एक पल के लिए तो वाकई वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। माहिर इन दोनों को कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। अच्छा सूरी, मेरी जान, इधर मेरे पास आओ।
फौरा अरमान ने आगे बढ़ते उसे अपने सीने से लगा लिया और बस इससे ज़्यादा माहिर उनके ड्रामे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वापस पलटा और अपने कमरे में गायब हो गया। नादिया बेगम और जीशान साहब तलहा के गले लग रहे थे। बहुत बड़े बदतमीज़ हो, इस तरह करते ही रात के इस खा चोरी छपे बमहवीली में क्यों दाखिल हो रहे थे? पूरे 5 साल बाद लंदन से अपनी पढ़ाई मुकम्मल किए आया था। मैंने सोचा कुछ थ्रिल होना चाहिए, मुझे क्या पता था ये मैमुना इतनी डर जाएगी। उसने दोबारा मैमुना के डर पर चोट की और मैमुना ने उसे खा जाने वाली नज़र उसे घोरा। तुमसे तो बाद में बदला लूंगी तलहा के बचे। वो चेहरे पर हाथ फेरा जैसे खुद से अहद कर रही थी। और माया ने चूड़ी छपी अरमान को जी भर कर देखने की कोशिश की। अचानक अरमान की नज़र माया पर पड़ी और माया को लगा किसी ने उसकी चूड़ी पकड़ ली है। वो फौरा अपनी निगाहों का जाविया बदल गई और अरमान के अनाबी लब मुस्कुराहट में जले थे। बालाखिर ये मजलिस तमाम हुई और सारे अपने अपने कमरों में वापस आराम की गर्ज से चले गए। कुछ दिन मजीद गुजरे थे जब माहिर अपने किसी काम के सिलसिले में कराची के एक रेस्टोरेंट में मीटिंग के लिए आया हुआ था। वापसी पर इसकी कार के सामने अचानक ही एक लड़की आ गई। वो फौरा गाड़ी को ब्रेक मारते हुए कार से बाहर निकला तो वो सारा थी, वही जो इसके ऑफिस में काम करती थी। इसके सर पर हल्की सी चोट आई थी। माहिर परेशान हुआ, फिर फौरा इसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया। शाम तक उसे होश आया था। यकीना इसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे, इसलिए वो खुद सारा को उसके घर छोड़ने के लिए आया। लेकिन जब वो उनके घर पहुंचा तो वहाँ बहुत बड़ा तमाशा लगा हुआ था और उसकी मुँह, शायद इसकी सौतेली मुँह थी, उसे गालियाँ निकाल रही थी। ना जाने उसे किस किस के साथ मिलाकर बदकिरदार कह रही थी। हम कैसे तेरी बात पर यकीन करें कि तेरा एक्सीडेंट हो गया था? ना जाने किस अमीर ज़ादे के साथ तो आई है, ना जाने किया किया करती रही है। देखा है रात कितनी हो चुकी है। उसकी मुंह पे दर पे इसके मुंह पर थप्पड़ मार रही थी और बस माहिर की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी। बस कर, मैं कह तो रहा हूँ उनका एक्सीडेंट हो गया था, मैं हॉस्पिटल ले गया था, ये बिल्कुल ठीक है। वो समझ नहीं रही थी। माहिर को गुस्सा ही आ गया। अच्छा बाबू, अगर ऐसी ही बात है तो अभी के अभी इससे निकाह करो, सबको पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। इन्होंने अचानक ही माहिर से ये फरमाइश की और माहिर का दिमाग धमाकों की जद में आया। उसने एक नज़र सारा को देखा जो बेबसी से चेहरा झुकाए अपने आंसू बहा रही थी। गलती उसी की थी, वही गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, उसे एहसास ही ना हुआ कब सारा इसकी गाड़ी से टकरा गई। एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए उसे फ़हाल निकाह करना ही बेहतर लगा। इसके दिमाग में एक पल के लिए भी मैमुना का ख्याल नहीं आया। वो ये भूल ही किया कि मैमुना इसके निकाह में है और ये भी भूल गया कि वो पहले भी एक निकाह कर चुका है। वो सारा को सीधा अपने फ्लैट में ले आया। फ़िलहाल हालात जैसे थे उसके मुताबिक मैंने यह कदम उठाया, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रहा। इसने सारा को अपनी हालत बताई। सारा ने बेबसी से सर हिलाया। मैं समझ सकती हूँ आपने मुझ पर एहसान किया, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। वो इसके सामने से गायब होता दूसरे कमरे में जाकर बंद हो गया और सारा बेबसी से खाली कमरे को देखती रह गई। उस वक्त सारे लाउंज में जुमा थे जब दाजी ने अरमान को मुखातिब किया। मैं सोच रहा था तुम्हारी और माया की मंगनी कर दी जाए। इन्होंने अचानक ही ये टॉपिक छेड़ा था और माया के दिल की धड़कन बहुत तेज हुई। अरमान ने एक नज़र सारे ख़ानदान पर डाली, सिवाय माहिर के यहाँ सब मौजूद थे।
फिर दूसरी नज़र माया पर डाली। मुझे उम्मीद है किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। दादी ने अपनी बात जारी रखी। बिल्कुल मुझे एतराज़ है, अचानक ही अरमान बोला और माया को लगा जैसे कोई इस की सांसें खींच रहा हो। सबके चेहरों की मुस्कुराहट गायब हुई थी। दादी खुद भी परेशान हुए। क्या मतलब है अरमान शाह, अब तुम मेरे खिलाफ जाओगे? इन्होंने कुछ सख्ती से पूछा। अरमान ने नफीमी सर हिलाया। अरे नहीं दा, जी आप गलत समझ रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब था कि क्या मंगनी की फजूल रस्मों के झंझट में पड़ना है, सीधे सीधे मेरा निकाह कर दें। इसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए सबके चेहरों पर हैरत उभरी और फिर अगले ही लम्हे सबके काके लाउंज में गूंजे और माया का चेहरा तेजी से सुर्ख पड़ा। वो वहां से फौरा उठकर भागी थी। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। अच्छा तो ठीक है, हम निकाह कर देते हैं। दादी फौरा मान गए। अरमान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। माया उसे बचपन से ही पसंद थी और वो भी माया के दिल में ऐसे ही विराजमान था जैसे मैमुना के दिल में माहिर। जैसे ही ये बात माहिर को पता चली वो तो आनन फानन भागता हुआ हवेली आया। आप सबका दिमाग खराब हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बहन का निकाह, वो भी इस अरमान के साथ में, ऐसा नहीं होने दूंगा। वो दादी के सामने बैठा गुस्से से बोल रहा था। दादी जब्त से मुट्ठी भैंच रहे थे। जब माया और अरमान को कोई एतराज़ नहीं तो फिर तुम कौन होते हो एतराज़ करने वाले? वो दोनों ये शादी करना चाहते हैं, इन दोनों की रजामंदी से ही निकाह करवाया जा रहा है। दादी भी कुछ गुस्से में आए। और माहिर, ज़ीशान शाह, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम अपनी ही बहन की खुशियों में रुकावट बनो। वो दिल से राज़ी है, उसे अरमान से निकाह करने में कोई मसला नहीं। और ये बात हमने खुद इससे पूछी है। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। अगर हमारी खुशियों के हिस्सेदार नहीं बनना चाहते तो यहाँ से जा सकते हो। दादी ने जब्त करते आज अपना हुक्म ही सुना दिया और माहिर हैरतों में गिरा। इसे उम्मीद नहीं थी कि दादी अपने पसंदीदा पोता के साथ ऐसा सलूक कर सकते। ही वो भी गुस्से से हवेली से निकल गया। माया ने सिर्फ एक बार माहिर को कहा कि वो ये निकाह करना चाहती है और चाहती है कि उसका भाई भी इसमें शिरकत करे, तो फौरा ही माहिर अपनी बहन की खुशी की खातिर वापस आ गया। वो इस निकाह में शामिल ज़रूर था लेकिन इसकी मर्जी कहीं भी नहीं थी। निकाह में इसकी फपो और उनकी बेटी पलोशा भी मौजूद थे। पलोशा का दिल तो सालों से माहिर के लिए धड़कता था लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि दरमियान में मैमुना आ जाएगी। इसका बस नहीं चलता था कि मैमुना को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। तलहा और मैमुना दोस्तों की तरह रहते थे और ये देखकर पलोशा के दिमाग में अचानक ही कोई शैतानी मंसूबा बना था। वो सोच चुकी थी कि कैसे माहिर की ज़िंदगी से मैमुना को बाहर निकालना है। आज माहिर की सालगिरह थी और तलहा और मैमुना मिलकर इसके लिए सरप्राइज़ पार्टी प्लान कर रहे थे। खुशकिस्मती कहीं या बदकिस्मती, उस वक्त हवेली में सिवाय पलोशा के और कोई नहीं था। नादिया बेगम और रदा बेगम दोनों किसी अजीज़ की इयादत के लिए गई थी। दाजी और दीजान अपनी बेटी के साथ पलोशा के ननियाल गए थे। ये भी पलूखा और उसकी मुँह का ही प्लान था। माया और अरमान शॉपिंग के लिए गए थे। उनके निकाह के बाद पहला दिन था जब वो दोनों साथ कहीं बाहर निकले थे और हमेशा की तरह माहिर हवेली से गायब था। वो दोनों सारी सजावट कर रहे थे। वो सीढ़ी पर चढ़ी दीवार पर गुब्बारे लगा रही थी। अचानक इसका पाँव स्लिप हुआ। उससे पहले वो नीचे गिरती तलहा ने उसे सहारा दिया और पलोशा जो मौका की तलाश में थी उसने फौरा उनकी धराधर इतनी सारी तस्वीर बना लीं और इस एंगल से बनाई कि ऐसा लग रहा था जैसे मैमुना और तलहा बहुत नज़दीक हूँ। और एक मिनट से पहले उसने अपने एक अनजान नंबर से वो सारी तस्वीर माहिर के नंबर पर व्हाट्सएप कर दी। वो चिंगारी को हवा दे चुकी थी, अब बस सिर्फ आग लगने की
देर थी। माहिर जो अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था, अचानक इसके मोबाइल पर मैसेजेस के नोटिफिकेशन जगमगाए। उसने मीटिंग रोकते हुए मोबाइल पकड़ा और मैसेजेस देखे और इन तस्वीर को देखकर माहिर की आंखों में आग लग गई। वो मीटिंग वही छोड़ता हुआ फौरा वहां से बाहर निकला था। किसी ने जिस्म से रूह खींचकर निकाल ली थी। जो भी था वो इसके निकाह में थी और इतनी बेगैरती माहिर की बर्दाश्त नहीं थी। वो सीधा हवेली आया था। असरगल चुकी थी, सारे हवेली में ही मौजूद थे। मैमूना को कल रात से ही बुखार था और बुखार की हालत में ही वो इसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही थी। वो तो उसे ये बता रही थी कि वो इसके लिए कितना ख़ास है, लेकिन अब माहिर इसे ये बताने वाला था कि वो इसके लिए क्या हैसियत रखती है। वो हवेली में दाखिल हुआ। मैमूना, मैमूना, वो पूरी ताकत से उसका नाम लेते हुए चलाया था। सारे ही हवेली के लाउंज में जुमा हो गए। किया हवा, बेटा, सब हैरत है। सब माहिर को देख रहे थे, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। मैमूना जो बुखार में तप रही थी, अचानक इसके कानों में माहिर की आवाज़ पड़ी। वो भागती हुई कमरे से बाहर निकली। वो आगे बढ़ा और एक थप्पड़ पूरी क़ुव्वत से उसने मैमूना के चेहरे पर दे मारा। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरमान का दिल चाहा वो माहिर की जान ले ले। माहिर शाह, दाजी धड़े, बस आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। माहिर भी चीखा था। मैं माहिर ज़ीशान शाह पूरे होश वाओ हवास में, मैमूना शाह, तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो बोला नहीं था, गरजा था और मैमूना शाह के सर से ट्रेन धड़ाधड़ गुजर रही थी। वो साकत और जामिद रह गई। कितने ही पल वो साकत निगाहों से माहिर का चेहरा देखती रह गई। वो तो ये भी नहीं जानती थी उसे किस जुर्म की सज़ा दी गई है। माहिर, दाजी दहल उठे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? मैमूना जैसे अब होश में आई। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं माहिर? बेयकीनी से उसने माहिर का बाजू हिलाया। माहिर ने एक पल में उसे खुद से दूर झटका दिया। वो सीधी ज़मीन बोस हुई। अरमान का दिल चाहा वो इसका मुंह तोड़ दे, लेकिन खुद पर जब्त कर गया। माहिर, दाजी फिर दाढ़े, लेकिन मैमूना ने हाथ के इशारे से रोक दिया। नहीं दाजी, आज कोई नहीं बोलेगा, ये हम दोनों के दरमियान की बात है। सख्ती से हाथ उठाती वो दाजी को मना कर चुकी थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे साथ ये सब झूठ है ना? आप मजाक कर रहे थे। कह दी माहिर, आप मजाक कर रहे थे। वो अपने आंसू साफ करती दोबारा इससे पूछ रही थी और उस वक्त पागल औरत लग रही थी। कितनी बेशर्म हो तुम किया। तुम में ज़रा शर्म लिहाज बाकी नहीं है। क्या ड्रामा कर रही हो? तुम्हें तो खुशी से पागल होना चाहिए कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ताकि तुम मेरे भाई से शादी कर सको। तुम और तुम्हारी मुँह दोनों एक जैसे हो। मैमूना शाह, तुम्हारी मुँह ने मेरे चाचा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर मेरी खाला का सब कुछ छीन लिया और तुम भी अपनी अदाओं से मेरे भाई को अपना असीर कर चुकी हो। इसकी बात पर मैमूना को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। किया हुआ हैरत का झटका लगा। माहिर नफरत से धारा। तुम्हारी मुँह की वजह से मेरी खाला की जान चली गई और जानना चाहोगी तुम्हारी मुँह ने किया मेरी खाला के हक पर डाका डाला। तुम्हारी मुँह की वजह से मेरी खाला मर गई। मेरे चाचों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, उसी तरह जिस तरह तुम मेरे भाई को फंसा रही हो। रदा बेगम का हाथ दिल पर गया। इतना घटिया इल्ज़ाम, वो भी माहिर के मुंह से। उनका तो कलीजा फटने के करीब आया। भाई, सदमे से गिंगा तलहा चलाया। क्या बोल रहे हैं आप? होश में तो हैं या जो मुंह में आ रहा है बीतते जा रहे हैं? आगे बढ़ते तलहा ने माहिर का गिरेबान पकड़ा। देखो, यही चाहती थी ना, तुम आ गया तुम्हारा सबसे बड़ा हमदर्द। माहिर ने नफरत से कहते हुए अपना गिरेबान छुड़वाया और मैमूना की जानिब मुड़ा। अरे, तुमसे अच्छी तो तवाइफ ज़ादियाँ हैं, जो कम से कम नाजायज़ रिश्ता भी रखीं तो डंके की चोट पर रखती हैं। लेकिन तुम मेरे सगे भाई के साथ तफ हो। मैमूना, तुम पर तफ कुछ तो लिहाज कर लेती। माहिर की ज़बान आज शायद मैमूना की जान लेने वाली थी। क़ियामत की घड़ी क्या होती है, आज मैमूना इब्राहिम शाह को पता चला था। खुदारा चुप कर जाए माहिर, आप
मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपकी रूह नहीं कांपी मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए। बोली इतनी बेएतबारी इतनी नफ़रत, मैं तो आपकी बेअतनाई को मोहब्बत समझती रही, मगर आप तो मुझसे नफ़रत करते हैं। आपने तो मुझे नज़रें खुद से मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा, ये आपने किया माहिर। सदमे से दो चार वो पागल हुई लग रही थी। कितनी बदलहाज हो, अब भी झूठ बोल रही हो तुम, कितना झूठ पर झूठ बोलोगी मैमुना। अच्छा तो कह दोया तस्वीरें भी झूठ ही। उसने मोबाइल पकड़ा और तस्वीरें मैमुना के सामने की। तस्वीरें देखकर तो मैमुना के चेहरे का रंग फिक हुआ। नहीं ये झूठ है माया, ये देखो ये झूठ है। इसने फौरा वो तस्वीरें माया के सामने की। माया के चेहरे का भी सारा खून नचड़ गया। भाई ये सब झूठ है, लेकिन ये तस्वीर आपके पास कैसे हैं? इसने हैरत से माहिर से सवाल पूछा। ये तस्वीर मेरे पास कैसे आई? मुझे इन सब से कोई सरविकार नहीं। अब भी कह दो मैमुना शाह के मैं झूठा हूँ और तुम सच्ची हो। माहिर ने दोबारा इसके सीने पर कारी वार किया। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, बस इससे ज़्यादा तुम्हारे साथ किसी कस्म का रिश्ता नहीं रहा मेरा। लानत हो तुम पर। मैं मैमुना इब्राहिम शाह। वो जो बोल रहा था, अचानक दाजी का भारी हाथ उठा और इसके चेहरे पर उंगलियों की छाप छोड़ गया और मैमुना पूरे कद से ज़मीन बोस हुई। वो नफीमी सर हिलाती ज़मीन पर बैठ गई। बहुत बकवास कर ली आपने माहिर ज़ीशान शाह, इतना जहर आपके दिमाग में कहाँ से भरा हम नहीं जानते। अरे लानत हो तुम पर हो जो झूठी तस्वीरों को देखकर उन पर यकीन कर गए। लानत तो तुम पर हो जो बेबुनियाद ही उसे तलाक दे चुके। तुम कुछ नहीं जानते। चलो मैं तुम्हें सच बताता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती एक फरिश्ता सिफत औरत पर इल्ज़ाम लगाते हुए? तो सुनो सच, तुम्हारी खाला तुम्हारे चाचू को शादी की रात छोड़कर भागी थी। आपकी खाला किसी और को पसंद करती थी और रन शादी के दिन वो भाग गई थी। हमने ही रदा बेगम से गुजारिश की थी कि वो इस शादी के लिए मान जाएं और हमारे ख़ानदान की इज्जत रख लें। अरे अगर रदा बेगम नहीं होती तो हमारा ख़ानदान रसूख हो जाता। बताएं। मुझे किसने आपको ये झूठी सच्चाई बताई? किसने आपके दिमाग में खुराफात भरा? मुझे इसका नाम बताएं ताकि मैं उसे सज़ा दे सकूं। और एक साइड पर खड़ी उज़्मा बेगम के साथ पलोशा खड़ी साकत रह गई, क्योंकि ये सारा जहर उज़्मा बेगम का ही माहिर के दिमाग में भरा हुआ था। रदा बेगम जैसी बहू हासिल हुई हमें, ये हमारी खुशकिस्मती थी। इतनी ही मोहब्बत थी अपनी खाला के लिए तो कम से कम पहले सारा सच तो जान लेते और माहिर को अपने सर पर ज़मीन वाओ आसमान घूमते हुए महसूस हुए। अरमान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। वो एक झटके से माहिर के सामने आया और पेदर पे इसके मुंह पर मक्के मारे। घटिया इंसान, मेरी बहन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आई? मेरी बहन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। वो अपना सारा गुस्सा इसमें अनडील रहा था। रुक जाएं भाई। बहुत मुश्किल से अपने अंदर हिम्मत जुमा किए वो बोली। ज़मीन से उठी, अरमान को एक साइड किया और माहिर के सामने आकर खड़ी हुई। आगे बढ़कर माहिर का गिरेबान थामकर अपनी सुर्ख आंखें इसकी आंखों में गाड़ीं। आज मुझे तवाइफ कहा है, आज मुझे गाली दी है, घटिया इल्ज़ाम लगाया है ना मुझ पर। तो ये गाली तुम्हें भी लगे बद्दुआ है मेरी कि तुम्हारा भी किसी तवाइफ से सामना हो। बद्दुआ मेरी तुम भी रो, तुम भी ससको, तुम भी कर लाओ। बद्दुआ है मेरी कि सारी ज़िंदगी तुम सुकून के लिए तरसो लेकिन तुम्हें कभी सुकून ना आए, तुम सारी ज़िंदगी ससक ससक कर गुजारो। गे आज मैमुना अबराम शाह तुम्हें बद्दुआ देती है। माहिर ज़ीशान शाह तुम किया मुझे छोड़ोगे? आज मैं तुम्हें खुद छोड़ती हूँ। मैं तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म करती हूँ। मर गई वो मोहब्बत, तुमने मेरे इश्क का कत्ल कर दिया। इस मोहब्बत मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, बहुत जल्द खुदा तुमसे वो सब कुछ लेगा जो तुमने आज मुझसे लिया। मेरा गुरूर, मेरी इज्जत, बस तुम इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करना। बहुत अच्छा हुआ माहिर ज़ीशान शाह, तुमने मुझे मेरी औकात बता दी। अब कम से कम सारी ज़िंदगी में किसी धोखे में नहीं रहूँगी। कम से कम अब मैं अपनी ज़िंदगी किसी खुशफहमी में नहीं गुजारूँगी।
दुआ करना माहिर ज़ीशान शाह की ज़िंदगी में हमारा कभी सामना ना हो। आज से मेरी यही दुआ है कि तुम मुझे कभी नज़र ना आओ, और जिस दिन मुझे तुम नज़र आए उसी दिन मैं मौत को गले लगा लूँगी। आज मैं मैमुना इब्राहिम शाह तुमसे हर एक ताल्लुक़ ख़त्म करती हूँ। आज से मेरा मेरे माँ बाप और मेरे भाई हर किसी का तुमसे ताल्लुक़ ख़त्म हुआ। आज के बाद अगर किसी ने मैमुना इब्राहिम शाह से रिश्ता रखना है तो उसे माहिर ज़ीशान शाह से अपना हर एक ताल्लुक़ मारना होगा। सुन लिया आप सब ने। इन सब को सकते के आलम में छोड़कर वो अपने कमरे में चली गई। मैंने तो वो खोया जो मेरा था ही नहीं, लेकिन उसने वो खोया जो सिर्फ उसी का था। तुमने एक बार भी नहीं सोचा माहिर के तुम्हारे पास वो सारी तस्वीर क्यों आए, तुम्हें क्यों सारी तस्वीर दिखाई गई, तुम्हें क्यों मैमुना से बदगुमान किया गया। शायद तुम्हें कोई मौका चाहिए था और तुम्हें वो मौका दे दिया गया। कम से कम एक बार तो सोचा होता। वो 2 टिके की तस्वीरों को तुमने सच मान लिया। नादिया बेगम इसके सामने खड़ी इसकी अकल पर अफसोस कर रही थी और माहिर खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। मुझे शर्म आ रही है आप मेरे भाई ही सोचें, अगर एक बार उस शख्स ने अपनी बहन की वजह से मुझे तलाक दे दी तो आपका कुछ नहीं जाएगा मगर मेरी इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। माया रोते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। काश में आपकी बहन ना होती। अपने आंसू पंचती वो अपने कमरे में गायब हो गई और उसके मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर माहिर की रूह छलनी छलनी हो गई। काश मुझे पता होता कि मेरे आने की वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा तो मैं कभी यहाँ वापस ही ना आता। आपने तो मुझे मैमुना के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे लिए वो दूसरी माया थी, मैं उसे माया की तरह अपनी बहन समझता था। आपने हमारे पाकीज़ा रिश्ते का मजाक बना दिया। ये आपने किया कर दिया भाई। तलहा दबे दबे गुस्से में चलाया और फिर दाजी ने अपना फैसला सुनाया। आज से हम तुम्हें तमाम जायदाद से आका करते हैं। आज से तुम्हारा इस हवेली और उनके लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। इसके बाद माहिर हमेशा के लिए इस हवेली से निकल गया। वो चला गया। इसके पास अपनी ही बहुत सारी दौलत थी, उसे किसी दौलत की ज़रूरत नहीं थी, मगर अफसोस वो सारे रिश्ते भी खो चुका था। 2 साल का अरसा गुजर गया। इस 2 साल में बहुत कुछ बदला। मैमुना जिसे रंगों से इश्क था वो अब सिर्फ सफ़ेद और काले रंग पहनती थी, और मेकअप जो हर वक्त चेहरे पर रहता था अब इसका चेहरा हर कस्म के मेकअप से पाक रहता था। वो हर वक्त कमरे में बंद रहती थी तो वहीं दूसरी तरफ अरमान ने माहिर की तरह कोई बेहिस्सी नहीं दिखाई थी। उसने माया को नहीं छोड़ा, लेकिन उसने उसी वक्त रुखसती ले ली थी और पूरे 2 साल गुजर गए। वो अरमान के साथ हवेली के इस पोर्शन में शिफ्ट हो चुकी थी, लेकिन एक कमरे में रहते हुए भी वो दोनों बहुत दूर थे। वो इससे ज़्यादा बात नहीं करता था। इनके दरमियान पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही थी और माया उन सब की वजह आज भी खुद को कसूरवार समझती थी। इसकी और मैमुना की दोस्ती कहीं गायब हो गई थी। अब वो सिर्फ उसे भाभी कहती थी। वो पहले की तरह माया कहना तो शायद भूल ही गई थी। माहिर की एक गलती की वजह से सब कुछ तबाह हो गया और इन 2 सालों में माहिर ने अपनी ज़िंदगी सारा के इर्द गिर्द गुजारनी शुरू कर दी, लेकिन उसे धचका तो तब लगा जब उसे पता चला कि सारा के ना जाने कितने सारे मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इसे आज अपने अल्फाज का अंदाज़ा हुआ जब उसने कहा था कि तुमसे अच्छी तो तवाइफ़ज़ादियाँ ही जो अपना नाजायज़ रिश्ता भी ढंके की चोट पर रखती हैं। और फिर मैमुना ने उसे बद्दुआ दी थी कि खुदा तुम्हें भी किसी तवाइफ़ज़ादी के रूबरू करे, और आज जिसकी अपनी बीवी एक तवाइफ़ज़ादी निकल आई वो तो तवाइफ़ज़ादी से भी गिरी हुई निकली। गुजरे 2 सालों में वो माहिर की आंखों में धूल झोंक रही थी। वो निकाह का ड्रामा करना सब नाटक था। असल में तो उन लोगों को माहिर की दौलत और जायदाद से कनसरन था। वो माहिर की बहुत सारी जायदाद हड़प कर वहां से भाग चुकी थी, और माहिर ने मुंह की खाई थी। जो इसकी अपनी थी इस पर कभी भरोसा नहीं किया, और जिस पर भरोसा किया वो इसकी अपनी नहीं निकली। इसे जिंदगी में अकल आई थी, लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो तो अपने हाथों से सब कुछ तबाह कर चुका था। अगर दूसरी तरफ मैमुना को देखा जाए तो वो बहुत खामोश होकर रह गई थी। अरमान उसे अपने साथ ज़बरदस्ती कभी कभार शॉपिंग पर ले जाता था।
वो चली जाती थी वरना वो अक्सर कमरे में ही बंद रहती। एक दिन अचानक ही मैमूना का रिश्ता आया। मैमूना तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन दाजी ने अपनी कसम देकर उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा दी। वो नहीं जानती थी उसकी शादी जिस शख्स से हो रही है वो कैसा है, लेकिन वो साफ कह चुकी थी उस शख्स को पहले ही बता देना चाहिए कि मैमूना तलाक याफ्ता है। दाजी ने यही कहा था कि वो उस शख्स को बता देंगे, लेकिन मैमूना फिर भी मुतमईन नहीं थी। बालाखिर उसकी शादी हो गई। गाज हमदानी काफ़ी अमीर था, उसने शॉपिंग मॉल में मैमूना को देखा था। इसके बाद जैसे इसका दीदा ही हो गया। बालाखिर वो इसके कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। वो मैमूना जो रंगों से भागती थी, जिसे मोहब्बत से नफरत हो गई थी, आज वो किसी की बीवी बनकर इसके कमरे में मौजूद थी। वो कमरे में आया। इससे पहले वो मैमूना से कोई भी बात करता, मैमूना उसे सारा सच बता देना चाहती थी, क्योंकि वो किसी भी रिश्ते का आगाज़ झूठ से नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी जिस दिन उस शख्स को पता चला वो पहले से तलाक याफ्ता है, उसी दिन तलाक का धब्बा एक बार फिर इसके किरदार पर लग जाएगा। वो कमरे में दाखिल हुआ। उससे पहले वो मैमूना से कुछ कहता, खामोश कमरे में मैमूना की आवाज़ गूंजी। वो बेड के पास ही रुक गया। इससे पहले आप कोई भी बात करें, मैं आपको सिर्फ सच बताना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती सच सुनने के बाद आप मुझे एक पल के लिए भी इस कमरे में बर्दाश्त करेंगे या नहीं, लेकिन मुझे सच अभी और उसी वक्त बताना है। घूंघट सर पर ओढ़े वो बना इसके चेहरे के तासुरात देखे बस बोल रही थी और गाज हैरान हो रहा था। 10 साल पहले मेरा निकाह हुआ था मेरे ताया के बेटे से, लेकिन वो इस निकाह से खुश नहीं था, लेकिन उसने दाजी के कहने पर निकाह कर लिया। मैं नहीं जानती थी कि इसने निकाह ज़बरदस्ती किया या अपनी मर्जी से, लेकिन मैं इससे मोहब्बत करती थी। लेकिन फिर 10 साल बाद मैं नहीं जानती कि किसने उसे मेरा खिलाफ वर्गलाया, लेकिन उसने मेरे किरदार पर शक किया और तवाइफ कहकर तलाक दी और सबके सामने रसूख कर दिया। इस दिन के बाद ही मुझे मोहब्बत से नफरत हो। दिल में अब कोई नहीं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किसी भी झूठ से नहीं करना चाहती। अगर आपको मेरे किरदार पर भरोसा है तो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप ये सारा सच जानने के बाद मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते तो मैं इसी वक्त यहाँ से चली जाऊंगी, और आप चाहें तो मुझे तलाक भी दे सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। वैसे भी एक तलाक तो पहले भी ले चुकी हूँ, वो दर्द वो तकलीफ सब सह चुकी हूँ, अब दोबारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने बहुत मजबूती से एक ही सांस में सारी बात कह डाली और गाज हमदानी हैरान हो रहा था। इस वाक़ये के बाद सबको लगता था वो टूट गई है, लेकिन वो बहुत मजबूत हो गई थी। कितनी ही पल कमरे में खामोशी छाई रही, और मैमूना जानती थी ये खामोशी आने वाले तूफान का पेशखमा है। वो इसके पास बैठा, फिर आहिस्ता से उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा। मुझे आपके माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका हाल और मुस्तकबिल में हूँ। मुझे तो अफसोस है उस शख्स पर जिसने आप जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की का दिल तोड़ा। एक बात कहूँ, जिस रिश्ते में भरोसा ना हो, इस रिश्ते की बुनियाद खोखली होती है। रिश्ता कोई भी हो, ज़रूरी नहीं रिश्ता मियाँ बीवी का ही हो, रिश्ता दोस्ती का हो, रिश्ता बहन भाई का हो, सबसे बुनियादी चीज़ भरोसा है। अगर आप मोहब्बत करते हूँ लेकिन भरोसा ना करते हूँ तो फिर वो रिश्ता खोखला होता है। मैंने आपको सिर्फ एक नज़र माल मैं देखा था, और इस नज़र में मुझे आप बहुत खूबसूरत लगी थी। बस मैंने तभी सोच लिया था कि शादी सिर्फ आपसे ही करूँगा। मैं नहीं जानता कि मुझे आप इतनी प्यारी क्यों लगी, लेकिन शायद आप मेरी किस्मत थीं और आपको मुझ तक ही आना था। मैंने फ़ौरा आपका पीछा किया और आपकी हवेली तक पहुंच गया। दूसरे ही दिन मैंने अपनी वालिदा को आपके रिश्ते के लिए भेजा। मुझे अच्छा लगा, आपने मुझ पर एतबार किया और अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी बताइए। आपने अपने इस रिश्ते का आगाज़ सच से करना चाहा। यकीन जाने ये सच में पहले भी जानता था, क्योंकि दाजी मुझे सारी बात बता चुके थे, लेकिन फिर भी आपकी इस खुलूस नीयत ने मेरा दिल एक बार फिर जीत लिया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको हमेशा खुश रखूँगा और आपके माजी की वजह से कभी भी हमारे दरमियान कोई तल्ख बात नहीं होगी। बस आप इस माजी को एक तल्ख ख्वाब समझकर भूल जाएं। जैसे कि आपने कहा कि आप इस रिश्ते को सच्चाई से निभाना चाहती हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप दिल से मुझे अपनाएं।
वो इसके करीब हवा आहिस्ता से उसका घूंघट उठाया, वो तो साकत रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये शख्स उसे अपना सकता है, उसे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में कोई भी शख्स तलाक के बाद उसे अपना सकता है। वो बहुत खूबसूरत था और एक पल के लिए मैमूना को लगा कि गाज हमदानी से ज़्यादा खूबसूरत मर्द इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वो तो ये भी भूल गई कि इस दुनिया में कोई माहिर भी रहता था। वो आगे बढ़ा और मोहब्बत की पहली मेहर मैमूना के माथे पर सबक की। मैमूना अभी तक हैरतों के पहाड़ में गिरी हुई थी। मैं अपने हर एक अमल से ये साबित करूंगा कि मैं आपको कितना चाहता हूँ। उसे अपने बेहद करीब किए गाज ने इसके कान में सरगोशी की, और मैमूना को लगा शायद वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की है। माहिर उस वक्त खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो बहुत सारी बात बांटना चाहता था, किस तरह सारा उसे धोखा दे गई। ये सोचते हुए वो पप्पो के घर की तरफ आया। अभी उसने लाउंज के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर हल्का सा खोला ही था कि उसे अंदर से पप्पो और पलोशा की आवाज़ आई। कसम से अम्मू, मैमूना की किस्मत इतनी अच्छी है, समझ नहीं आती कि उसे एक से बढ़कर एक मर्द कैसे मिल जाता है। पहले इसकी किस्मत में माहिर आ गया और अब इसकी किस्मत में वो हमदानी एम्पायर का इकलौता वारिस। अम्मू, वो बहुत खूबसूरत है। मेरा दिल चाहता है कि इस बार भी मैमूना को तलाक दिलवा कर मैं उस शख्स को हासिल कर लूँ। अब माहिर में वो बात नहीं रही। माहिर ने तो सारी जिंदगी इस लड़की के नाम कर दी। क्या नाम था इसका? हमें याद आया, सारा नाम था। वैसे अम्मू, माहिर बहुत ही बेवकूफ़ है। किस तरह मेरी भेजी हुई तस्वीरों पर यकीन कर लिया। उस शख्स को पागल बनाना बहुत आसान है, और किस तरह आपने इसके दिमाग में रदा मुमानी के खिलाफ जहर भरा था। वो कहका लगाकर हंस रही थी, और ये सब सुनता माहिर हैरतों के पहाड़ में गिर गया। उसे लगा जैसे किसी ने इसके सर पर आसमान फोड़ दिया है। वो एक झटके से अंदर दाखिल हुआ। वाह, तो ये थी आपकी मोहब्बत फपो। टूटे दिल की करचीन लिए तालियां बजाता हवा फपो और उनकी बेटी को दाद दे रहा था। फपो का रंग नचड़ गया और पलोशा का हाल भी ऐसा ही था। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। फपू ने जल्दी से माहिर को वजाहत देने की कोशिश की, मगर उसने हाथ के इशारे से रोक दिया। बस फपो, आपकी सारी बातें सुन चुका हूँ मैं समझता था आप मेरी सबसे बड़ी हमदर्द हैं, लेकिन ये आपने किया कर दिया। आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आपने मुझे मैमूना के खिलाफ कर दिया। आपने मुझे चची के खिलाफ किया। अरे, कहते हैं कि डाइन वार करे तो सात घर छोड़कर वार करती है, लेकिन आपने अपने ही भाई के घर को तबाह कर दिया। वो दर्द की शिद्दत से चलाया था। अफसोस हो रहा है मुझे आप पर फपो। अफसोस में तो यहाँ आपसे अपना गम बांटने आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो डाइन कोई और नहीं, आप ही जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। और तुम, वो पलोशा की तरफ मुड़ा। खबरदार, अगर तुमने अब मैमूना की ज़िंदगी में किसी भी कस्म की दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस जगह गाड़ूंगा जहां तुमने सोचा भी ना हो। इसे आज समझ आ रही थी कि क्यों उसे मैमूना की बद्दुआ लग गई। वो सच्ची थी, इसलिए इसकी बद्दुआ में असर था। वो वहां से वापस पलटा और गाड़ी में बैठा। उसने फ़ोन निकाला और सबसे पहले दाजी को फ़ोन किया और इन्हें सारी बात बताई। वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते चलाते कब इसका एक्सीडेंट हो गया उसे पता ही ना चला। गोया सारी शाह हवेली वालों पर तो क़यामत टूट पड़ी। सारे ये भूल गए कि उस वक्त वो माहिर से नाराज़ थे। सब हॉस्पिटल आए, यहाँ तक कि अरमान ने भी अपना दिल साफ कर लिया, क्योंकि मैमूना की शादी हो चुकी थी और जो इंकिशाफ उन पर हवा, तो ये सब फपू का किया धरा था। इस वजह से इन्होंने फपू से हर रिश्ता तोड़ दिया। बहुत मुश्किलों के बाद माहिर को होश आया। इसका काफ़ी क्रिटिकल एक्सीडेंट हुआ था। वो चलने फिरने से माजूर था। इसने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगी, यहाँ तक कि रदा बेगम से भी सब ने मुआफ़ कर दिया। लेकिन मैमूना फिर दोबारा कभी इसके सामने नहीं आई। वो अपने वादे की पक्की थी। उसने कहा था वो कभी इसके सामने नहीं आएगी, और नहीं आई। गाज हमदानी ने ये साबित किया कि मोहब्बत में एतबार हो तो मोहब्बत सुरखरू कर देती है, लेकिन अगर मोहब्बत में एतबार ना हो तो मोहब्बत बद्दुआ बन जाती है। हम इसके लिए मोहब्बत बद्दुआ बन गई थी। वो बद्दुआ जो माहिर को
तबाह व बर्बाद कर गई। माहिर वापस हवेली आ गया था। सब ने इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। तलहा ने भी अपना बड़ा दिल किया, मुआफ़ कर दिया। मैमूना तलहा को मुआफ़ कर चुकी थी, लेकिन उसने माहिर के सामने दोबारा कभी ज़िंदगी में आने की कोशिश नहीं की। अरमान भी माया के साथ अपना रवैया ठीक कर चुका था। जब इसकी बहन खुश थी तो फिर वो क्यों अपनी बीवी के साथ नाराज़ रहता। सारे खुश थे बस सिवाय एक माहिर के। मैमूना ने कहा था तुम सारी जिंदगी सुकून की तलाश में रहोगे, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। वो आज मैमूना से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन मैमूना इसकी मौजूदगी में हवेली आती ही नहीं थी। अगर हवेली आती भी थी तो सिर्फ माहिर की गैर मौजूदगी में, और सुबह आती और शाम को गाज के साथ वापस चली जाती। इसकी ज़िंदगी अब सिर्फ एक ही शख्स से शुरू होकर एक ही शख्स पर ख़त्म होने लगी थी, और वो सिर्फ गाज हमदानी था। उसने बताया था मैमूना को कि मोहब्बत कितनी खूबसूरत है। बेशक खुदा इंसान को इस दुनिया में वही देता है जो उसने बोया हो। ख़त्म शद।